हाय दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानपुर चैनल। दोस्तों ये हमारी जो फर्स्ट वीडियो है पेट के लिए, बच्चों के लिए, जो भी हिस्ट्री से हमने टॉपिक स्टार्ट किया है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा दोस्तों, लेकिन हाँ ये कोशिश होगी 2-3 वीडियो में एक टॉपिक हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों जो आपके सिलेबस में हिस्ट्री में जो मेंशन है वो सबसे पहला टॉपिक जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता मेंशन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया दोस्तों कि आप अलग से जो भी लूसेंट पढ़ रहे हैं आप लूसेंट पढ़ते रहिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए, जो बता रहा हूँ उस पर करिए काम, आपको रिजल्ट उसका मिलेगा 2 महीने बाद। आप इस बात का रिग्रेट नहीं करेंगे कि सर ने क्या बोला था। आप दोस्तों लूसेंट करते रहिए, और जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ दोस्तों, मैं 2-3 बुक्स का मैं समरी लेके आ रहा हूँ एक तरीके से। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे दिखे वो मैं लेके आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पढ़ने का भी क्या है, भरोसा नहीं है ना एग्जाम में क्या आ जाएगा, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर लें, जो खासकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस एग्जाम्स में कई जगह आए हुए हैं। दोस्तों इसमें जो भी मैं फैक्ट्स लिखूंगा वो आपके पीसीएस के एग्जाम में या एमपी पीसीएस के एग्जाम में, या फिर आपके प्रीवियस ईयर जो पेट का एग्जाम हुआ है ये, या फिर यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम अभी तक लिए उनके क्वेश्चन। तो दोस्तों ये पूरा जो टॉपिक रहेगा उसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कवर करूंगा टॉपिक वाइज आपका, और जो और भी मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगते हैं वो भी मैं शामिल करूंगा। अब ये बस मेरे कहने मतलब समझिए दोस्तों, जो जितना टॉपिक है उन टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, या फिर यूपी पीसीएस के या यूपी के और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन टॉपिक से जो कि आपके पेट के एग्जाम में मेंशन है, इस हम अपने चैनल पे अपने वीडियो के माध्यम से हर चीजें मैं कवर करूंगा और टू द पॉइंट हम पढ़ाई करेंगे। अब सीधा आते हैं दोस्तों टॉपिक पे। दोस्तों देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा 2 मिनट में बता देना चाहूंगा। जो दोस्तों हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, इसको हम एक तरीके से देखा जाए तो इनका जो क्रमशः जो विकास हुआ है, आप देखेंगे कि पहले प्रागैतिहासिक काल आया था, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल है, थर्ड नंबर पे ऐतिहासिक काल आया है। शॉर्ट में बता देना चाह रहा हूँ क्योंकि हर चीज व्हाइट बोर्ड पे लिखी नहीं जा सकती है, तो मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ दोस्तों। जो आज प्राग ऐतिहासिक काल की बात आता है तो आपने उदाहरण में पढ़ा होगा, पाषाण काल पढ़ा होगा, ठीक है। तो पाषाण काल जो होता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में इसको हम शामिल करते हैं, ठीक है। अब प्राग ऐतिहासिक काल को भी देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। आपका होता है दोस्तों है पूरा पाषाण काल हो गया, आपका मध्य पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल हो गया, ठीक है। इसका अलग अलग डेट भी है, बट हमको उसमें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे टॉपिक में सिंधु घाटी सभ्यता है, न कि पाषाण काल है। तो दोस्तों ये टॉपिक जाने तो जैसे जनरल में बता दिए कि आपको पता होना चाहिए। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है, पाषाण काल है। आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों हमारा जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, मैं आपको बता देना चाहूंगा। आपका जो दोस्तों ये आद्य ऐतिहासिक काल है, इसी में हमारा क्या आता है, सिंधु घाटी की सभ्यता इसी में है हमारी, आप ये समझ सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका इसी में आपका वैदिक सभ्यता, वैदिक जो काल है, वैदिक पीरियड हो गया या सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड हो गया दोस्तों, ये आपके आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने जो एनालिसिस किया मैंने देखा, क्वेश्चन पूछा है कि अब जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें एक ऑप्शन आपका क्या रहेगा कि ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैदिक सभ्यता से भी पूछ सकता है, तो वो कहाँ है, वो भी आपका आद्य ऐतिहासिक काल से है। उसके बाद है आपका इतिहास। अच्छा एक चीज और दोस्तों बता देना चाह रहा हूँ, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है। आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल है दोस्तों जहाँ पे लिखित जो साक्ष्य है वो तुम्हारे उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य हमको मिलते हैं, बट उनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। अब जैसे आपका ये जो हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें क्या है, आपको लिखित साक्ष्य आपके कोई उपलब्ध नहीं है, बट इसमें क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य है, समझ रहे हो आप ना। जैसे आप पढ़ोगे तो भी मैं चीजें और भी आपको इसमें बाद में बताऊंगा, तो मेनली आप इसको याद रखिएगा। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। जनरली आप जानते होंगे, लूसेंट भी पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में की दोस्तों जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। बहुत से फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। पहली बात तो ये जानते हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है कि 2500 बीसी से 1750 बीसी के आसपास है। ये थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, बुक्स पे ये डिपेंड करता है। कहीं जगह बुक्स में आपको थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, बट एक जो कॉमन है आप इसको लेके चल सकते हैं, ये है। एक क्वेश्चन और भी आपसे दोस्तों इसमें पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा गया है आपके कि सभ्यता कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी है। तो लगभग आपकी क्या होगी सिंधु घाटी, लगभग ये हो गई आपके 2500 ये है। अभी हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा 2022 चल रहा है, लगभग 4000 हो गया, लगभग आप मान सकते हो लगभग अप्रॉक्स 4000 पुरानी हो गई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए हम इसमें आ जाते हैं एक चीज में कि एक दोस्तों क्वेश्चन और आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर आया भी होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता सबसे पहले कहाँ चला था। एक्चुअली 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसका पता कर लिया था, उनको ये बातें पता चल गई थी। लेकिन मैं बताऊं कि उस समय चूंकि आप जानते हैं कि इंडिया का जो एक
उपनिवेशवाद का क्रम था, तो बहुत सी चीज़ें लोगों को पता नहीं थी। वो लोग खुद भी इस चीज़ों को नहीं चाहते थे कि ये ज़्यादा चीज़ें पता चली। इनको महाशय को पता चल गया था, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा इसका जिक्र नहीं किया था। बट इनको 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चल गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए हम एक चीज़ और इसमें बताना चाहेंगे। ये तो दोनों पॉइंट हमारे हो गए ना। उसके बाद दोस्तों है, देखिए इसको और भी दोस्तों कुछ कहा जाता है। इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी बोला जाता है। आपकी क्वेश्चन में ऑप्शन में दे सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या कहा जा सकता है। तो इसको देखिए दोस्तों कई नामों से बोला जाता है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोला जाता है, सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है, और दोस्तों इसको फर्स्ट नगरी क्रांति भी बोला जाता है। इनके रीजन भी हैं, क्यों है मैं थोड़ा सा जनरल आपको बता दे रहा हूँ, मैं बहुत लिख तो नहीं सकते हैं दोस्तों। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो दोस्तों है, आपको सुने होंगे कि टिन से होता है, कॉपर और टिन मिलके दोस्तों कांस्य बनता है। कॉपर और टिन मिलके कांस्य बनता है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, कांस्य बनता है कॉपर और टिन मिलाने पे। तो इसके लिए भी इसको कांस्य सभ्यता मिलता है, और इसी जगह इसका विकास हुआ था, तो इसके लिए भी इसको कांस्य सभ्यता बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है दोस्तों? जो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो सबसे पहला जो हमारा एरिया पता चला था, वो क्या कौन सा था? वो हड़प्पा था। हड़प्पा के कारण भी इसको दोस्तों, चूंकि फर्स्ट प्लेस जो था वो हड़प्पा खोजी गई थी, इसके लिए भी इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। सरस्वती क्यों बोला जाता है दोस्तों? शुरुआत में दोस्तों क्या है कि सरस्वती नदी जो आपका जो इंडिया का दोस्तों, आप ये जो गुजरात वाला एरिया है ना, आप देखते हो कि ये जो गुजरात का जो एरिया है, इधर से दोस्तों ऐसे सरस्वती नदी बहती थी, जिसको पहले इंडिया में आप बोल सकते हो कि सरस्वती को घग्गर बोलते थे। यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे इसको घग्गर बोलते थे। ठीक है, तो वहाँ के क्षेत्र में भी, चूंकि अब वहाँ पे वो नहीं है, बट उसके आसपास ये सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। फर्स्ट नगरी क्रांति भी बोला जाता है। नगरी इसलिए बोल सकते हो क्योंकि एक नगरी सभ्यता भी थी। आप यहाँ पे आप बहुत सी चीजें अभी मैं आगे बताऊंगा, आप उससे इसको रिलेट कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, इसके समकालीन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन कौन कौन सी सभ्यता है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता है आपकी, ठीक है, जिसको हम सुमेरियन की सभ्यता भी बोलते हैं। एक मिस्र की सभ्यता भी है, ठीक है, मिस्र की भी सभ्यता है जो कि नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। और दोस्तों बहुत कम जगह ये चीज आपको मिलेगा कि चीन की सभ्यता की समकालीन भी है। क्यों? देखिए उसका कारण क्या है। देखिए हमारे जो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे जो रिलेशन मेसोपोटामिया से और मिस्र से तो देखने को मिलते हैं, ठीक है, बट चीन से हमारा व्यापार ऐसा कुछ नहीं था। उसका रीजन क्या था कि आपको पता है कि हिमालय पर्वत यहाँ पे था, ठीक है, तो इंडिया का ज्यादा व्यापार चीन से बहुत कुछ नहीं हो पाता था, तो चीन का जिक्र बहुत नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। बट मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र हो गया, इनसे हम क्या करते थे, पानी के रास्ते से हमारा इनसे व्यापार होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी जैसे यहाँ पे है, और मिस्र की आपकी लगभग यहाँ पे है, ठीक है, तो इनसे तो हमारा व्यापार होता था पानी के माध्यम से, बट चीन से नहीं हो पाता था। बट यदि क्वेश्चन में आपके ऑप्शन आए कि कौन कौन सी सभ्यता समकालीन है, तो हम मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन को मानेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम नगरी सभ्यता भी कहते हैं, और ये गैर आर्य है, ये आपको कम मिलेगा दोस्तों जगह। ये गैर आर्य सभ्यता भी थी और ये नगरी सभ्यता थी है, ये बात जान लीजिएगा। अच्छा देखिए, मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ आप उनको टू द पॉइंट, फैक्ट पॉइंट में आप दोस्तों जैसे आप टॉपिक लिख रहे हैं, आप इनको नोट्स बनाते चलिए, आप लिखते चलिए इन सब चीजों को, ठीक है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आ जाते हैं इस पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो दोस्तों विकास हुआ था, इसमें जनरली ये क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी जो क्षेत्र था उसका कौन सा था, पश्चिमी कौन सा था। तो मैं वो बता देना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे ये जो क्षेत्र था ना, यदि मैं ऐसे करूँ तो जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जो दोस्तों ईस्ट वाला जो क्षेत्र था वो था हमारा आलमगीरपुर। आलमगीर जो क्षेत्र था दोस्तों वो पूर्वी क्षेत्र था। ये हिंडन नदी के किनारे था, ठीक है। हिंडन नदी क्या है कि यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आलमगीरपुर जो है दोस्तों ये मेरठ में है। कहाँ पे है? ये मेरठ में है आपके, और ये हिंडन नदी के किनारे। आप ये भी याद रखिएगा, ये पॉइंट भी आप अपने नोट बनाते हुए आप लिखते चलिए इन सब चीजों को। हिंडन नदी के किनारे है ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो आपका वेस्ट का एरिया है, जो वेस्ट का एरिया है उसको बोलते हैं सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर बोलते हैं दोस्तों इसको। सुतका गेंडोर है दोस्तों, ये दाश्त नदी है, दाश्त नदी के किनारे ये विकसित हुआ था। ये जो प्लेस है सुतका गेंडोर, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये सुतका गेंडोर ये है कहाँ पे। ये है भैया बलूचिस्तान में है ये, ठीक है, ये बलूचिस्तान में है, ठीक है। अच्छा, जो नॉर्थ एरिया था दोस्तों ये इसको मांडा बोलते हैं। नॉर्दर्न एरिया क्या था, ये इसका नॉर्थ एरिया कौन सा था, ये मांडा था। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे है भाई साहब, ये चेनाब नदी के तट पे है, ठीक है। ये एक्चुअली ये जो प्लेस है ना दोस्तों, ये अखनूर प्लेस है, एक मैं बोलूंगा अखनूर प्लेस के ये आसपास है ये,
नॉर्थ, हो सकता है ये आपको कट रहा हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हो सकता है कट रहा होगा वीडियो में। नॉर्थ जो एरिया है सिंधु घाटी का वो कौन सा है, आप याद रखिए, मांडा है, जम्मू कश्मीर में अखनूर के पास में है। अखनूर एक प्लेस है, आप समझो। और जो दोस्तों साउदर्न एरिया है, इसका साउथ का जो एरिया है वो क्या है, दाइमाबाद है। दाइमाबाद है दोस्तों, ये जो दाइमाबाद है भाई, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, महाराष्ट्र का एक अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है। महाराष्ट्र में एमएच लिख रहा हूँ, एमएच का मतलब महाराष्ट्र है। ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के बगल में पड़ता है दाइमाबाद, ये वो जगह है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन इसमें ये पूछता है किस नदी के पास में है, तो दोस्तों देखिए ये गोदावरी नदी है। बट मैं एक बात यहाँ पे मेंशन आपको करना चाहूंगा कि गोदावरी नदी हम बोलते हैं कि दाइमाबाद गोदावरी नदी के पास में है, बट एक्चुअली में गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसको प्रवरा बोलते हैं। प्रवरा नदी है। अब इस बात को भी आप याद करो, नोट में लिखो। हो सकता है एग्जाम में यदि प्रवरा दे देगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि यदि ऑप्शन में गोदावरी नहीं लिखा रहेगा और दाइमाबाद के साथ में क्या लिखा रहेगा। पूछ लिया कि दाइमाबाद किस नदी के किनारे है, उसमें ऑप्शन कई ढेर सारे दे रखे हैं और प्रवरा दे रखा है, तो आपको प्रवरा टिक करना है, क्योंकि प्रवरा क्या है, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा है, ठीक है। प्रवरा नदी के किनारे ही ये दाइमाबाद है, तो आप ये याद रखिएगा। तो ये बात देखिए, हर चीजें बताया हूँ कि मांडा है तो मांडा किस आपके राज्य में पड़ रहा है, ठीक है, कौन सी नदी के आसपास पड़ रहा है, उसके आसपास का डिस्ट्रिक्ट कौन है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, तो हर पॉइंट याद करना। आलमगीर क्या है, मेरठ के पास में है, यूपी में, और हिंडन नदी के किनारे। आपका दाश नदी के किनारे सुक्का गेंडोर है, कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। आपका दाइमाबाद क्या है, महाराष्ट्र में है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है। नदी कौन सी है, गोदावरी, और गोदावरी की भी कौन सी, प्रवरा है, सहायक नदी। तो ये तो आपके ये सारे टॉपिक हो गए। अच्छा दोस्तों, कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है। देखिए मैंने अब पहले लिखवा दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये जो दोस्तों प्लेस था, सबसे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो यहाँ भी ये समझने वाली बात है कि कई बार क्वेश्चन में पूछता है हड़प्पा सभ्यता, तो उसको उस क्षेत्र से जोड़ के देखने लगते हैं, ऐसा नहीं लेना है। हड़प्पा सभ्यता बोलेगा तो आप इसको ये समझिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी वो बात कर रहा है। जानकारी के स्रोत, कई बार इस पे क्वेश्चन आया होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में यदि हमें देखा जाए तो इनके जानकारी के स्रोत हमारे पास कौन से हैं। सबसे ज्यादा आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी लिपि तो पढ़ पाए नहीं अभी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हमारे जानकारी के स्रोत क्या है, जो हमने खुदाई की है उन्हीं के से हमें पता है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, जो पुरातात्विक खुदाई है ना, जो पुरातात्विक खुदाई है वो, और जो वहां से हमको मोहरे प्राप्त हुए हैं, उससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, परिवार के बारे में दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ का जो परिवार था वो आप पढ़े भी होंगे, आपके लूसेंट में भी दे रखा है कि मातृसत्तात्मक इसका परिवार है। पितृसत्तात्मक नहीं है, मातृसत्तात्मक है। उसका कारण क्या है, मैं भी वो कारण बताऊंगा। मैंने एक यहाँ पॉइंट कभी छोड़ा है, नहीं बताया आपको, आवास, और ये मातृसत्तात्मक बता रहा हूँ इसका। अच्छा मैं इसका रीजन आपको अभी बता दे रहा हूँ। मातृसत्तात्मक इसको इसलिए कहते हैं दोस्तों, इनकी खुदाई से जो भी हमको मूरे या ये सब चीजें प्राप्त हुई ना, उसमें अक्सर जगह, बहुत जगह क्या है कि ये मातृ देवी की उपासना की यहाँ पे बात हुई है। बहुत सी चीजें इस तरीके से मिली हैं कि वहाँ पे स्त्रियों के बारे में चर्चा हुआ है। तो लोग क्या है, देखिए ये एक तरीके से क्या है ना, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वो क्या है, एक कल्पना पे आधारित है। कुछ चीजें हमें पता नहीं है, जो भी हमारे हिस्टोरियन रहे हैं उन सब चीजों से वो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो उन्हीं चीजों को हम पढ़ रहे हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट जो उन्होंने हमको बता दिया हम उसी को मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब मूर्तियां ज्यादा दिख गई हैं तो वो मातृसत्तात्मक परिवार बोल दिए। हो सकता है कि आदमियों की मूर्तियां बहुत ज्यादा मिलती तो वो बोल देते पितृसत्तात्मक है। तो बात को समझिए, ये पूरा जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक तरीके से कल्पना पे आधारित है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें जो चीजें पता चली हैं हिस्टोरियन के थ्रू, उन्होंने जो चीजें बोल दी है हमें वो मान के चलना है। एग्जाम में पास करना है यार, अपने को पढ़ना है, उससे क्या मतलब है। तो परिवार क्या है, मातृसत्तात्मक है। अच्छा, एक बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है। यहाँ से दोस्तों जो पूरी अभी मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ, ये मैं किसी पर्टिकुलर एरिया या सभ्यता की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हड़प्पा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, मैं मोहनजोदड़ो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चंदूरड़ो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोथल बनवाली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां की अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रहा है। ये सब जो मैंने एरिया आपके अभी बताए हैं, प्लेस बताए हैं ना, वो सब क्या है, वो सिंधु घाटी सभ्यता के एक हिस्से हैं, भाग है। तो अभी मैं पूरे ओवरऑल हम पढ़ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, उसके बारे में उनकी क्या क्या कुछ स्पेशलिटी है, क्या क्या फीचर्स थे, हम सब फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे देखिए एक मुहरे जो वहां पे मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरे मिली है या टेराकोटा की जो आकृतियां मिली है, उस पे देखिए ना आप, जैसे कोई भी अभिलेख मिल रहा है, जैसे ठीक है मान लीजिए कोई ऐसे वर्गाकार कोई मुहर मिल गया या वक्राकार मुहर मिल गया, ठीक है। अभी ये सब चीजें भी हम पढ़ेंगे ना, मुहरे अलग अलग टाइप में मिली है, कहीं वक्राकार मिली है, कहीं आयताकार मिली है,
कहीं वर्गाकार मोहरें मिली हैं, तो इन पे क्या है, कुछ डिजाइन बने रहते थे, कुछ जैसे डिजाइन बने हैं या कोई हाथी का, घोड़े का, किसी का चित्र बना हुआ है, तो ऐसे बहुत सी मोहरें मिली हुई हैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ मोहरे और टेराकोटा की जो आकृतियां मिली है ना, उन पे आप हाथी तो आपको मिला हुआ दिखेगा, घोड़े का आपको चित्र दिखेगा, बाघ का चित्र दिखेगा, हिरण का चित्र दिखेगा, भैंसे का चित्र दिखेगा। बट दोस्तों इसमें कहीं भी गाय का मेंशन नहीं है, गाय का चित्र आपको कहीं नहीं दिखेगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा 4 ऑप्शन देके कि क्या क्या उन आकृतियों में मिला हुआ है, तो आप बोलोगे कि गाय का कोई अंकन नहीं मिला है, मोहरों पे गाय का कोई चित्र नहीं मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये भी है, मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत कम आपको मिलेगा, ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूँ। ग्रामीण जो दोस्तों स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में, जितने भी आपको जगह पता चले हैं, जो भी प्लेस मैं अभी आगे क्लासेस में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, उनमें दोस्तों एकमात्र जो ग्रामीण स्थल है, ये सभ्यता क्या थी, नगरी सभ्यता थी, बट एकमात्र ग्रामीण स्थल जो उनको मिला हुआ है वो अली मुराद है। अली मुराद दोस्तों एक प्लेस है जो कि वहाँ की ग्रामीण स्थल है, बस इसी के बारे में हमको पता चला है इसमें, ठीक है। ये ग्रामीण स्थल है, ठीक है, ये सिंध प्रांत में है, ये सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के आसपास, पाकिस्तान में है ग्रामीण स्थल। तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल कौन सा है, तो आप बोलोगे अली मुराद है, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों, अच्छा हाँ, ये आवास वाला पता था। अच्छा दोस्तों देखिए, आवास के बारे में मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा मैं इधर बिठा के लिख देता हूँ। आवास जो दोस्तों था ना, यहाँ पे इनका आवास जो था सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही डेवलप था, हमको पता है। इनका जो नियोजन था या इनकी प्लानिंग जो थी बहुत अच्छी तरीके से विकसित थी। इनका जो दोस्तों आवास था ना, आवास आप ऐसे समझ सकते हो कि आवास को 2 भागों में इन्होंने बांट रखा था, 2 भागों में इन्होंने बांट रखा है। आप देख रहे हो एक एरिया में लगभग थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ और एक थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे समझना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इनका जो दोस्तों आवास था वो 2 भागों में बटा था। इस जो पीछे वाला एरिया रहता था, पश्चिमी एरिया रहता था, इसको ये लोग दुर्ग बोलते थे, और जो पूर्वी रहता था इसको ये लोग नगर कहते थे। दुर्ग जो एरिया था दोस्तों, वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ था। आप इसको ऐसे समझो कि जो दुर्ग का एरिया था जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा के बनाया हुआ था, इसके लिए भी बनाया हुआ था। आप इसको इस तरीके से समझो कि जैसे मान लीजिए ये जमीन का प्लेस है, ये जमीन का प्लेस है, तो ये थोड़ा सा ऊपर बनाते थे, ये लोग ऊपर बनाते थे थोड़ा सा, मतलब इधर मिट्टी उट्टी या पत्थर वत्थर मान सकते हो डाल के। उसका रीजन क्या था, ये जो सभ्यताएं हैं दोस्तों कहीं न कहीं नदियों के आसपास ही सब विकसित हुई है, तो उनको ये था कि कभी बाढ़ है या पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो जो पीछे का एरिया, जो ये जो दुर्ग का एरिया है, ये सेफ रहे। इसका रीजन क्या है, क्यों इसको ये सेफ कर रहे थे, उसका कारण क्या है कि दोस्तों वहां का जो एक शासक वर्ग था, या बोल सकते हो कि जो बड़े लोग थे, वो दुर्ग में निवास करते थे, यहाँ रहते थे, और जो आम जनता थी या छोटे मोटे व्यापारी थे या ये सब कारीगर थे, ये लोग नगर में निवास करते थे। तो ये पर्टिकुलरली नीचे रहते थे, और जो बड़े लोग थे वो दुर्ग में ऊपर की तरफ रहते थे। बस इतना ही है, ठीक है, बस यही बात समझाना चाह रहा था। अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहा था दोस्तों, इनका जो दुर्ग का जो ये आवासीय सिस्टम था, इसमें ये जो दुर्ग का एरिया था ना, एक और आप कह सकते हो एक कलर वाला, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग दोस्तों, ये जो दुर्ग का था ना, वो एक ईंट की दीवार से चारों तरफ से क्या होता था, लॉक रहता था, या बोल सकते हो कि चारों दीवार से घिरा हुआ था। पक्की ईंटों की दीवारें थी, इनसे घिरा रहता था। इनकी आप ये भी बोल सकते हो कि जो दीवारें थी ना, ये जो बाहर की तरफ जो ईंटें लगी रहती थी, पक्की ईंटें लगी रहती थी, ठीक है। इनकी दुर्ग को इस तरीके से सेफ रखा था वो, मतलब ये एक तरीके से ये बताता है कि सब चीजें कल्पनाशील है। आप ये बात को समझने की कोशिश करिए, हर चीजें कल्पना पे आधारित है, कुछ ऐसा दिखा है तो हिस्टोरियन ने ये सब चीजें प्रेडिक्ट की है। तो क्या है कि ये दीवार जो थी, दीवारें एक दीवार से घिरा हुआ था, बस इनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये लोग बड़े लोग थे भाई, और ये नगर में क्या थे, छोटे मोटे आदमी थे, अपने रहते थे, अपने जैसे लोग भाई रहते थे, ठीक है। इधर अपने जैसे लोग रह रहे हैं तो अपने क्या है, कुछ भी आएगा तो चले जाएंगे, हाँ। तो अपने लोग नीचे रहते थे, बड़े लोग इधर रहते थे, दुर्ग में रहते थे। तो इतना तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए उसके बाद हम अब क्या करेंगे, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैं सारे फीचर्स आपको बता दिया, स्पेशलिटी जो रही है मैंने वो बता दिया। अच्छा, इसका जो पहला स्थल की बात करते हैं, क्रमिक विकास हुआ, जैसे हड़प्पा है, जैसे जैसे लोगों को पता चला, जो इन लोगों ने खोजा वो उसके बारे में चर्चा किया, तो पहले हम हड़प्पा की बात करते हैं, ठीक है। हड़प्पा की खोज जो दोस्तों है 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी, सभी को पता होगा। बट आपको ये नहीं पता होगा, बहुत कम ही लोग जानते होंगे उत्खनन इसका कौन कराया था। देखिए, खोजना अलग होता है, कोई किसी प्लेस के बारे में हमको पता चल गया कि हाँ भाई ये यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है, बट वो खुदाई करके वो पता देखा किसने, ये जो उत्खनन है ये ना माधव स्वरूप वत्स, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कौन कराया था। उसमें ये भी ऑप्शन ये रहेगा और ये भी रहेगा, तो आपको ये टिक करना है। उत्खनन कौन कराया है, माधव स्वरूप वत्स एंड व्हीलर ने। आप इसको याद रखो, ठीक है, इसको आप फैक्ट्स में लिख रखो। अच्छा, ये जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, ये रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। आप ये भी याद रखो कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के किनारे हुआ है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है, ये विकसित हुई है, पाकिस्तान में विकसित हुई है, ठीक है, ये पाकिस्तान में है।
और कौन सा है दोस्तों, पंजाब प्रांत है ये। पंजाब प्रांत का दोस्तों मोंटगोमरी जिला है, पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला है, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई है। रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी ने खोज की थी, उत्खनन माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर ने किया था। ठीक है, इतनी बात हो गई। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट पिगट थे, एक स्टुअर्ट पिगट थे, मैंने लिख रखा है पिगट साहब, स्टुअर्ट पिगट साहब थे, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है अर्ध औद्योगिक नगर कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पता होना चाहिए हड़प्पा है। क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट दिया कौन है, तो स्टुअर्ट पिगट। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ का जो दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सी जगह मैं देखा हूँ कि लोग कंफ्यूज हैं इस चीजों में। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है ना, जो अभिलेख वाली जो मुहरें होती है ना, अभिलेख वाली मुहरें मतलब समझिए ऐसी मुहरें जिसमें कुछ कलाकृति बनी हुई है या कुछ लिखा हुआ है, कुछ चित्र बना हुआ है, ठीक है, इनको बोलते हैं अभिलेख वाली मुहरें। तो दोस्तों जो अभिलेख वाली जो मुहरें ना, वो कहाँ मिली है, सबसे ज्यादा हड़प्पा में मिली है। बट मोहनजोदड़ो में दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक, जब मुहरों की बात किया जाएगा कि सर्वाधिक मुहरें कहाँ है, तो वो मोहनजोदड़ो में है। बट अभिलेख वाली सर्वाधिक मुहरें कहाँ है, वो आपके हड़प्पा में है। तो ये बात का आप डिफरेंस समझिएगा कि अभिलेख वाली जो मुहरें हैं सर्वाधिक कहाँ है, हड़प्पा में। बट यदि केवल बोले कि मुहरें सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त हुई हैं, वो है मोहनजोदड़ो है। वो मैं मोहनजोदड़ो जब पढ़ाऊंगा तो मैं वो टॉपिक डिस्कस करूंगा। अच्छा देखिए, इसमें कुछ चीजें दोस्तों हम लोग ऊपर ऊपर से जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं। आप ये समझिए दोस्तों, अभी मैं ऊपर इधर लिख दे रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों याद करना है कि हमको यहाँ पे फैक्ट्स में क्या मतलब कि हमको हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें मिली हुई है, हमको ये भी तो याद रखना है ना। एक दोस्तों इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि इसमें स्त्री की गर्भ से दोस्तों एक निकलता हुआ पौधा दिखा है। एक चित्र ऐसा मिला या इनको ऐसा टेराकोटा मिला होगा जिसमें क्या है कि स्त्री की गर्भ से एक निकलता हुआ पौधा मिला दिख रहा है। ठीक है, इसको ये लोग क्या बोल रहे हैं, इसको ये लोग उर्वरता की देवी बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि स्त्री की गर्भ से निकलता हुआ पौधा कहाँ दिख रहा है भैया, तो हड़प्पा में दिख रहा है, इसको उर्वरता की देवी भी कहते हैं। अच्छा देखिए, ये लोग का जो सभ्यता थी, मैंने यहाँ लिखा था परिवार क्या था, मातृसत्तात्मक था। तो ये सब रीजन है, यहाँ पे इनको हर जगह देवियों की मूर्तियां ये सब चीजें प्राप्त हुई है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इसके लिए मातृसत्तात्मक थे ये लोग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें सबसे और क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको बता दूं, अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार इसमें मिला है, ये आप याद रखिए क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों एक लकड़ी का कब्र यहाँ से मिला है, लकड़ी का कब्र, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया है, इनको R37 नाम दिया है। लकड़ी का कब्र एक मिला है जिसको R37 नाम दिया गया है। एक विशाल अन्नागार मिला हुआ है। स्त्री की गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिया है जिसको लिए इन लोग क्या बोल रहे हैं, उर्वरता की देवी इसको बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली है यहाँ से, पुजारी की पत्थर की मूर्ति। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में किसी प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों एक सच में बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो यूपी ट्रिपल एससी है जनरली अपने क्वेश्चन वो क्या करती है, रिपीट करती नहीं है। बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी स्टेट पीसेस में है वहां से वो क्वेश्चन वो कॉपी पेस्ट करती है। तो आप ये सब चीजें आप एकदम याद करके रखो। ठीक है, तो क्या है, अन्नागार हो गया, स्त्री गर्भ से निकलता हुआ पौधा हुआ जिसको उर्वरता देवी बोलते हैं, एक लकड़ी की गर्भ R37 मिल गई, पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिल गई। यहां से दोस्तों एक और चीजें इंपॉर्टेंट है कि लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, लिंग पूजा के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिंग की पूजा के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज है, आप इधर लिख लो, शंख का एक बैल मिला है, शंख का बना हुआ बैल मिला है। तो ये सब चीजें देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपकी बन जाती हैं। और जो ये सब चीजें हैं दोस्तों, ये मैं 5-6 पॉइंट आपको फैक्ट्स लिखवा रहा हूँ। ये 5-6 फैक्ट्स जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। आप इनको आप इसको एकदम आप मिस करिए ही मत, क्योंकि ये जो है सिलेक्टेड है। कुछ चीजें मैं और आपको लिखवा सकता हूँ बट उनका मतलब क्या हो जाएगा कि आप ढेर हो जाएगा। अब मैं 10-12 पॉइंट आपको लिखवा दूं तो होगा क्या कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस हो जाएंगे। ये हो सकता है मैं बाद में एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाए मैं मिसलेनियस वन लाइनर फैक्ट्स और भी मैं दे दूंगा, बट अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतना हो गया दोस्तों, आपके 5-6 पॉइंट हो गए, 6-7 फैक्ट हो गए। अच्छा एक और है दोस्तों, इसमें तांबे का एक इक्का गाड़ी मिला हुआ है, तांबे का
इक्का गाड़ी का साक्ष्य मिला है। राइटिंग यार थोड़ी खराब है, राइटिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई यार तुम लिख लेना यार, नोट्स बना लेना इन सब चीजों का, ठीक है। तो ये सब जो 5-6 पॉइंट में लिखा है ना, तांबे का इक्का गाड़ी, शंख का बना है, पौधे उर्वरता की देवी बोल रहे हैं, अन्नागार, लकड़ी का कब्र, पुजारी की पत्थर की मूर्ति, लिंग पूजा के साक्ष्य, तो ये सब चीजें हो गए। तो दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं, हड़प्पा तक करते हैं। कल मैं कोशिश करूंगा कि कल के लेक्चर में या 1-2 लेक्चर में सिंधु घाटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। लूसेंट पढ़ लो, मैं जो बता रहा हूँ यार इनको कर लो, इससे ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इन चीजों को आप 8-10 बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा, लगेगा टाइम है तो कुछ और पढ़ लेना यार, लेकिन पहले बेसिक चीजें कंप्लीट करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।